नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का भगवान ग्रुप ऑफ एग्रीएंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की खेती की। सोयाबीन की फसल जब हम उगाते हैं तो उसमें किस प्रकार हमें उर्वरक का प्रबंधन करना चाहिए, कीटों का प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए, खरपतवार और बीमारियों का प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए। हम सबसे पहले बात करेंगे उर्वरक प्रबंधन की। तो उर्वरक प्रबंधन में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो तत्वों की मात्रा होती है, जो मुख्य तत्व हैं हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनका कितनी कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए और क्या मात्रा मृदा परीक्षण के अनुसार कितनी मात्रा अनुशंसित है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जब हमारी मृदा में सारी चीज़ें मध्यम हो, कोई भी किसी भी प्रकार की कमी या अधिकता ना हो, तो हमें मध्यम जो अनुशंसा है उनका प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा है 8 किलोग्राम प्रति एकड़, फास्फोरस की मात्रा है 25 किलोग्राम प्रति एकड़ और पोटेशियम की मात्रा है 16 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर आपने किसी भी किसान भाई ने मृदा परीक्षण करवाया है तो आप उस हिसाब से मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी मृदा में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है तो आप इसका उपयोग करेंगे, और अगर आपकी मृदा में अगर इनकी कमी है तो आप इन अनुशंसाओं का प्रयोग करेंगे। हम इस वीडियो में मध्यम मध्यम लेकर चलेंगे, क्योंकि बहुत से किसान भाई जिन्होंने मृदा परीक्षण किसी कारणवश नहीं करवा पाए हैं, तो वो मध्यम अनुशंसा है उसी का प्रयोग करके अपने खेत में उर्वरक प्रयोग करेंगे। आइए हम बात कर रहे हैं उर्वरकों की मात्रा की। तो उर्वरक मात्रा क्या होनी चाहिए? जब आप मध्यम को लेकर बात करेंगे तो जो यूरिया है वो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको उपयोग करना है, डीएपी है उसकी 55 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको मात्रा उपयोग करना है, और पोटेशियम की 25 किलोग्राम मात्रा का आपको प्रति एकड़ उपयोग करना है। इसके बाद हम बात करें बुआई से पहले आपको क्या क्या डालना है, तो डीएपी और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई से पहले डालें। अगर हो सके तो आप इसको बुआई के साथ जो फर्टिकम सीड ड्रिल आती है उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु अगर 2 चेंबर वाली हो तो ही उपयोग करें। बीज के साथ में या बीज के पास में बीज में मिलाकर इन उर्वरक का प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर 2 अलग अलग चेंबर वाली सीड ड्रिल है तो ही आप इनको बुआई के साथ में डालें या बुआई से पहले इनको खेत में डाल दें। इसके बाद हम बात करें तो यूरिया का प्रयोग आप बुआई से पहले कर सकते हैं। अगर ज़्यादा समय नहीं लेना है आपको, अगर बुआई से आप 2-4 दिन पहले ही यदि ये खाद दे रहे हैं तो आप बुआई से पहले इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर आपको बुआई के 7 दिन के भीतर ये पूरे यूरिया की जो 5 किलोग्राम मात्रा है उसका प्रयोग करना है। इसके बाद हम बात करें जिंक सल्फेट या सल्फर, दोनों में से कोई एक, और मेरी मेरी खुद की सलाह के हिसाब से आप जिंक सल्फेट का प्रयोग करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप जिंक सल्फेट का प्रयोग करेंगे तो फसल को जिंक के साथ साथ सल्फर भी मिल जाएगा। अगर सल्फर आप उपयोग करेंगे तो आपको जिंक का स्प्रे अलग से करना हो, इसलिए आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। 10 किलोग्राम प्रति एकड़ इसकी मात्रा रखनी है आपको। इसके बाद हम बात करें एनपीके कंसोर्टिया या राइजोबियम से बीज उपचार करें। आप एनपीके कंसोर्टिया से अगर बीज उपचार करते हैं तो इसमें राइजोबियम के साथ साथ पीएसबी और पोटेशियम सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया भी होता है, और जब आप राइजोबियम केवल अकेले से बीज उपचार करेंगे तो इसमें केवल राइजोबियम ही होगा। इसके बारे में हमारा एक वीडियो आगे बाद में अपलोड किया जाएगा जो प्रैक्टिकल तौर पर आपको बताएगा किस प्रकार से आपको बीज उपचार करना है, तो आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी सोयाबीन का बीज का उपचार कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें उर्वरक देने हेतु चार्ट, कब कब आपको कितना उर्वरक उपयोग करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो यूरिया है उसकी 0 से 20 दिन के बीच अगर आप इसे 1 सप्ताह के अंदर दें तो बहुत अच्छी बात है। बुआई के 1 सप्ताह के भीतर आप ये 10 किलोग्राम मात्रा का उपयोग कर लें। डीएपी की मात्रा आप बुआई से पहले दे दें, और पोटेशियम की मात्रा भी आप बुआई से पहले या बुआई करते समय दे दें। इसके बाद हम बात करें पानी में घुलनशील उर्वरक, यहाँ पर है बुआई से पहले जो बीज उपचार है उसके बारे में बताया गया है। एनपीके कंसोर्टिया या राइजोबियम से आप बीज उपचार कर सकते हैं। 250 ml 50 किलोग्राम बीज के लिए सफिशिएंट होता है, आप इतना उपयोग करेंगे तो चल जाएगा। इसके बाद हम बात करें 1744 या 1261, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, जो आपकी फसल सोयाबीन की फसल में ब्रांचिंग के समय पर या शाखाएं जब निकलती है उस समय पर काफ़ी लाभदायक होता है। इसका प्रयोग किस प्रकार से करें, तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे खेत में डलवा दें, या जैसे भी आप अगर पानी तो हो आप इसमें लाइन से तो चलाएंगे नहीं, तो आप इसे किसी भी प्रकार से इसको किसी भी खाद वगैरह में मिलाकर डाल दें, या फिर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं 1% सॉल्यूशन के हिसाब से। इसी के बाद है 18-18-18, चूँकि इसमें 6% सल्फर भी होता है इसलिए मैंने 18-18-18 रिकमेंड करा है।
2 किलोग्राम इसकी भी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से रखें या 1% सॉल्यूशन के साथ। इसके बाद जब फलियां बनने लगे या दाने भरने लगे तो तब आप 05234 या 0050 का 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं या 1% सॉल्यूशन बनाकर। इससे क्या होगा कि जो दानों की क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हम सूक्ष्म तत्वों की बात करें तो जिंक सल्फेट या सल्फर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको देना है, और जब फूल आने की अवस्था हो तब आप बोरॉन का स्प्रे अगर करते हैं तो वो भी स्वपरागण को बढ़ाएगा, और इससे भी आपके जो दानों उत्पादन है वो भी बढ़ जाएगा और दानों की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। इसके बाद हम बात करें अन्य, तो बुआई से पहले एनपीके, जो बुआई से पहले आप एनपीके दे रहे हैं या बुआई के 1 सप्ताह के भीतर आपको क्या करना है, एनपीके कंसोर्टिया चलाना है। एनपीके कंसोर्टिया से क्या होगा, जो उसमें एनपीके कंसोर्टिया के अंदर पीएच भी होता है और जो फॉस्फेट और पोटेशियम दोनों को सोल्यूबलाइज कर देता है और फसल को उपलब्धता बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करें बोरान, तो बोरान का स्प्रे जो है वो लाभदायक होता है। 0.5% का मतलब है 500 ग्राम उर्वरक लेना है आपको 100 लीटर पानी में मिला घोल कर, इससे ज़्यादा आप मात्रा ना ले, 500 ग्राम उर्वरक, इससे ज़्यादा बोरान की मात्रा ना ले। 1% की हम बात करें तो 1 किलोग्राम उर्वरक लेना है 100 लीटर पानी में, इससे ज़्यादा इसकी भी मात्रा ना लें। जहाँ 1% है वहाँ केवल 1 किलोग्राम ले लें, और जहाँ 0.5% है वहाँ 500 ग्राम ले लें। इसके बाद हम बात करें पोटेशियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम सल्फेट। चूँकि पोटेशियम सल्फेट ये भी एक तिलहनी फसल है जिसमें तेल वाली फसल है, जिसमें सल्फेट का उपयोग ज़्यादा होता है, इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि पोटेशियम क्लोराइड की जगह आप पोटेशियम सल्फेट का उपयोग करें, जिसे हम सफ़ेद पोटास के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम बात करें सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण, तो सोयाबीन में मुख्य तौर पर जो अर्ली स्टेज है, या हम यूँ कहें कि जो करीब 0 से 30 दिन के भीतर भीतर हमने अगर खरपतवार का नियंत्रण कर लिया, उसके बाद सोयाबीन अपना फैलाव ब्रांचिंग कर लेता है, शाखाएं बढ़ जाती है, उसके बाद इसमें खरपतवार नियंत्रण की ज़्यादा समस्या नहीं होती। हमें शुरू से अब 2 अलग अलग प्रकार के केमिकल होते हैं, पेंडामिथिलिन और इमेजिथापर। पेंडामिथिलिन है, इसका प्रयोग आप अगर करते हैं तो बुआई के दूसरे या तीसरे दिन इसको छिड़काव कर सकते हैं। इसकी मात्रा जो होती है 45 से 50 ml प्रति पंप के हिसाब से होती है। इसका उपयोग आप प्री इमर्जेंट भी कर सकते हैं, बुआई से पहले भी कर सकते हैं, बुआई के 2 से 3 दिन के भीतर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें इमेजिथापर, इसका प्रयोग आपको कब करना है, इसका प्रयोग आप 20 से 30 दिन के भीतर, कभी कभी आप फसल कंडीशन देखकर अगर चारा ज़्यादा हो रहा है उस प्रकार से इसका प्रयोग आप करें। अगर आप यदि कम मात्रा में आपके खेत में खरपतवार है, चारा कम है, तो आप इसका प्रयोग थोड़ी लेट भी कर सकते हैं, करीब 25 दिन के भीतर कर सकते हैं। इसकी मात्रा क्या होगी, तो 30 ml प्रति पंप के हिसाब से इसकी मात्रा होगी। यहाँ पर हमने कुछ जो प्रचलित किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है, आप इनका भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। हम किसी प्रकार से केवल इनका ही रिकमेंडेशन नहीं, जैसे आप अगर अपने डीलर से पूछ कर या जिस भी दुकान से आप ये केमिकल खरीद रहे हैं वहाँ अगर आप केमिकल का नाम बता देंगे पेंडामिथिलिन, तो उनके पास जो अवेलेबल रहेगा उसकी मात्रा और किस प्रकार से डालना है वो आपको बता देंगे। अलग अलग नाम से आता है, जैसे स्टॉम्प एक्स्ट्रा, दोस्त सुपर, नेपोलियन, दोस्त सुपर, या ये इफ्को का प्रोडक्ट है जेकियामा प्लस करके, ये भी आप उपयोग कर सकते हैं। इमेजेस हाइपर में आता है परस्यूट, वीट ब्लॉक, टारगेट, इसिगो या वीट ब्लॉक। इनके बारे में आप अपने डीलर से जो भी उनके पास अवेलेबल हो उनका प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें सोयाबीन में कीट नियंत्रण। सोयाबीन में कीट जो मुख्य तौर पर होता है वो इल्लियाँ होती है। इल्लियाँ 2 समय पर सोयाबीन में अटैक करती है। पहला, जब वो पत्तियों को खाती है, हरे कलर की इल्ली होती है जो पत्तियों को खा जाती है। दूसरी बार इसका जो इल्लियों का प्रकोप होता है वो आता है फलियों के समय। फलियों के अंदर ये फली छेदक के रूप में होती है, फली के अंदर चली जाती है, दानों को भी खराब करती है, उत्पादन को भी, गुणवत्ता को भी घटाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इल्लियों से फसल को बचाने के लिए 30 दिन के बाद इमावेक्टिन या कोराजन, जो मुख्य जो प्रचलित किसान उपयोग करते हैं, कोराजन नाम से एक दवाई आती है, या इमावेक्टिन बेंजोएट, इनका उपयोग आपको करना है। ये 2 बार आपको उपयोग करना है, इसका मैं आपको चार्ट बता दूंगा। इसी के साथ सफ़ेद मक्खी का अटैक भी सोयाबीन की फसल में होता है, जो पीला मोजेक नामक वायरस को फैलाता है। इसके कंट्रोल के लिए, सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए आपको इमिडाक्लोरोप्रिड नामक केमिकल का उपयोग करना है। यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। जो कीटनाशक है इमामेक्टिन बेंजोएट, इसकी मात्रा है 7 से 8 ग्राम प्रति पंप, या आप यूँ कह सकते हैं कि 75 से 85 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और ये जो है क्लोरेट्रानिलोप्रोल, ये है कोराजन। कोराजन का वो उपयोग करेंगे 6 ml प्रति पंप के हिसाब से या 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। ये आपको 0 से 20 दिन के बाद में
इसका उपयोग करना है, क्योंकि जब तक हरी जो कहीं कहीं पे इल्लियाँ दिखाई देने हो जाती है तो आप वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड है या फ्लोनिकेमेट है, इसका भी आप उपयोग करेंगे, जिससे क्या जो रस चूसक कीट है, जैसे हम सफ़ेद मक्खी की बात करें, तो वो इससे कंट्रोल किए जा सकते हैं। इसमें आपकी इसकी मात्रा क्या रखनी है, तो दोनों में इसकी मात्रा है 6 ml प्रति पंप या 60 ml प्रति एकड़। ये नीचे जो है फ्लोनिकेमिड, इसका भी मात्रा सेम है, 6 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से या 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसकी भी मात्रा आपको इतनी ही प्रयोग करना है, इससे ज़्यादा मात्रा का उपयोग नहीं करना है। इमामेक्टिन बेंजोएट है, यहाँ से फिर से आपको 40 से 60 दिन के भीतर जब फलियाँ बनने लग जाती है या फलियाँ थोड़ी विकसित हो जाती हैं, तब आपका इसको प्रयोग करना है। अब इसके साथ ही हमारे मतलब ऐसा नहीं है कि केवल यही केमिकल होता है, आप अपने डीलर से पूछकर भी इस समय पर ध्यानपूर्वक अपने केमिकल का उपयोग कर सकते हैं। तो आप उनको स्थिति बताएं कि किस प्रकार के आपके खेत में स्थिति है, उस हिसाब से आप केमिकल का, इसके अलावा भी जो केमिकल है उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है कुछ केमिकल के बारे में, जैसे यहाँ पर बताया गया है, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर इमामेक्टिन बेंजोएट है, ये कोराजन है, यहाँ पर एक इमिडाक्लोप्रिड है और ये फ्लोनिकेमिड है। ये अलग अलग नाम से आते हैं, इनके अलावा भी कंपनियां हैं जो इनको बनाती हैं, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है सोयाबीन में बीमारियों का नियंत्रण। मुख्य तौर पर सोयाबीन में ऐसी कोई बीमारी होती नहीं है, परंतु कभी कभी क्या होता है, पीला मोजेक आ जाता है या फंगल डिसीज देखने को मिलती है, जिसको हम कॉलर रॉड बोलते हैं, या विल्ट जैसी समस्या आती है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। इसके लिए जब जो विल्ट या कॉलर रॉड होती है, ये क्या करती है, पौधे को सुखा देती है, जिसके लिए हम शुरू से ही बीज उपचार करते हैं या बीज उपचार की सलाह किसानों को देते हैं। जब आप फंजीसाइड से बीज उपचार करेंगे तो इस प्रकार की आपको किसी भी प्रकार की समस्या, फंगल डिसीज समस्या नहीं आएगी। ये करीब 30 दिन तक इसमें कंट्रोल रखेगा, जिसमें विल्ट और कॉलर जैसी समस्या चली जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, कार्बेंडेजिम नामक केमिकल आता है, जिसका 2 से 3 ग्राम प्रति 1 किलो बीज पर आपको प्रयोग करना है। आप यदि एक कुंटल के हिसाब से देखें तो 20 से 30 ग्राम आपको 1 क्विंटल के लिए सफिशिएंट होता है। इसके बाद हम बात करें, कुछ बीमारियां होती है जो रस्ट टाइप, जंग जैसी पत्तियां होने लगती है या ऐसी समस्या हमें कभी कभी दिखाई देती है, तब आप क्या करें, अगर हो सके, पॉसिबल हो सके, तो आप कार्बेंडेजिम या मैनकोजेब का एक घोल आता है, जिसका 25 से 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं, या 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी है, जैसे कवकनाशी जो होते हैं बीज उपचार में, वो कार्बेंडेजिम है 60% वीपी, ये बेविस्टिन या यामोटा के नाम से आता है। मुमकिन हो तो एक बार कवकनाशी का छिड़काव अवश्य कर दें आप, जैसे कार्बेंडेजिम 12% या मिनकोजेब 63%, ये साफ के नाम से या कागोयो के नाम से आता है। इसके अलावा भी जो ये प्रोडक्ट आते हैं, आप केमिकल अगर आपने डीलर को बताएंगे तो वो आपको इसके अलावा भी जो कंपनी के हैं वो आपको बता देंगे। इसके बाद आपको अन्य किसी भी प्रकार की अगर सलाह चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी फसल की फ़ोटो बता सकते हैं, जो इस प्रकार की उसमें समस्या आ रही है वो हमें बता सकते हैं। हम आपको उस समय पे जो भी होता है उसके हिसाब से आपको सही सलाह दे देंगे। जिस भी केमिकल के बारे में बताना हो गया है कि आपको किस प्रकार से उपचार करना है, वो सारी बातें हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता देंगे। आप इन व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका धन्यवाद। आपका साथ ही हमारे लिए आशीर्वाद है। धन्यवाद।